रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। रिकॉल पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, वैसे मैंने ना सुपरपोजिशन की मीनिंग क्या होती है वो भी नहीं बताया, पर ऑसिलेशन में बता दिया है, तो इसमें हम लोग उसी चीज को वापस अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो टॉपिक कराया था वो था वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब है आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास दो रिजिड सपोर्ट है, उसके बीच में आपने एक रोप लिया, और इस रोप के आप बीच में क्या करते हो, बीच में आप इसको सपोज करो वाइब्रेशन देते हो, तो वाइब्रेशन देने की वजह से ये ऐसा ऐसा कुछ वेव फॉर्म करेगा, ये हम लोग ने देखा, जिसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जिसका आंसर कितना आ रहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ E/m। और इसी पहली जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इससे हम लोगों ने क्या निकाला, 3 लॉ निकाले, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। इसके बाद ये तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था, फर्स्ट मोड। फिर सेकेंड मोड में कितने लूप्स बनते हैं, वैसे यहाँ पे लूप्स बन रहे हैं ये भी देखना। तो सेकेंड वेव में या सेकेंड मोड में कितने लूप्स बनने चाहिए, 2 लूप बनने चाहिए। 2 लूप बन रहे थे तो मुझे आंसर आ रहा था N1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स N। ये वाला पहला वाला फर्स्ट मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड मोड में जो N का मल्टीपल है 2 है, तो सेकेंड हार्मोनिक तो आएगा, ये सेकेंड हार्मोनिक, पर ये N1 है, इसलिए इसको मैं हार्मोनिक को ओवरटोन्स के टर्म्स में लिखता हूँ, जैसा आपकी बुक में लिखा है। तो यहाँ पे लिखता है वो फर्स्ट ओवरटोन। वैसे एक चीज बता दूं, अगर आपको ये फॉर्म जनरेट करने आ गई तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये वाली वेव कैसे जनरेट करूं, 2 जगह पे प्लग करना है क्या? नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे भी टाई करना है, यहाँ पे भी पकड़ना है और यहाँ पे भी पकड़ना है। मतलब आपने क्या किया है, बाहर से तो टाई कर लिया है, पर बीच में एक जगह आपको और अपने हाथ से पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लग करोगे आप, और यहाँ पे प्लग करोगे तो यहाँ पे 2 वेव्स जनरेट होगी। प्लग करोगे मतलब वहाँ पे टच करोगे, वहां से वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, तो ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बनेगा आपका, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसके बाद बात करूंगा मैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने लूप्स फॉर्म होते हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने लूप फॉर्म होंगे? 3। यहाँ पे 3 लूप्स फॉर्म होते हैं ऐसे, एडजस्ट कर लो, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ पे अज्यूम कर लो तुम लोग, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, चलो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 3 लूप आ गए यहाँ पे, इसका मतलब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 3N, पर ओवरटोन कौन सा, सेकेंड वाला, ये चीज। तो इसका मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया, मेरे पास हर टाइप की फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3। इसका मतलब ये है, इतना याद रखना, इतना याद रखेंगे हम लोग कि अगर मेरे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है, एक मतलब एक कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये साउंड क्रिएट करेगी, ठीक है। अगर मेरे पास एक भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है, फिर से बोलता हूं, अगर मेरे पास एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, जो साउंड क्रिएट होगा वो थोड़ा सा ना नॉइजी होगा, नॉइजी साउंड होता है। ये नॉइजी साउंड क्या होता है यार, अरे ये अनप्लेजेंट होता है। एक होता है प्लेजेंट, प्लेजेंट साउंड होता है, प्लेजेंट, प्लेजेंट होता है, प्लेजेंट, प्लेजेंट साउंड होता है एक, ठीक है। प्लेजेंट का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लूट बजा रहा है, अच्छा लगता है, गिटार बजा रहा है, अच्छा लगता है, ये नॉइजी मतलब क्या, ये अनप्लेजेंट होता है, अनप्लेजेंट, ठीक है। ये अनप्लेजेंट क्यों, फॉर एग्जाम्पल जो व्हीकल्स की हॉर्न होती है, हॉर्न कैसे पै 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 करते रहते हैं ना ये लोग, तो ये आपको पसंद है कि ना पसंद है? ना पसंद है। नहीं पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता, उसको नॉइस बोलते हैं। नॉइस हमारे कानों को पसंद नहीं है, ठीक है, पर प्लेजेंट वॉइस तो पसंद है ना। अरिजीत सिंह मालूम है क्या तुम लोग को? शी क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, अरिजीत सिंह नहीं मालूम है हम लोग को, लो। अरिजीत सिंह की आवाज सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। तो एक्चुअली वो जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है उसके पास हर टाइप की फ्रीक्वेंसी है, एन है, 2n है, 3n है, कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है। और अगर मैं बताऊं तुम लोग को, ये जो लिखा है मैंने, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाली हम लोग ने, इसका रियल लाइफ में एग्जांपल मैंने तुम लोग को दे दिया अभी थोड़े टाइम पहले। क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है? गिटार। गिटार। गिटार अगर तुम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, अभी मैं बना तो नहीं सकता, ऐसा कुछ होता है अपना गिटार। और इधर अपना स्ट्रिंग्स होती है ना, स्ट्रिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लॉक एंड की सिस्टम होता है यहाँ पे एक्चुअली टाइट करने के लिए चीजें होती है, उसको मैं भूल गया यार, उसको क्या बोलते थे, कीज बोलते थे, कीज होती है यहाँ पे। तो ये कीज से आप क्या करते हो, ये जो स्ट्रिंग होती है ना इसको टाइट करते हो। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना अगर आप लोग, यहाँ पे एक की है, 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 ठीक है। और आप बीच में ही तो प्लग करते हो गिटार को, बीच में करते हो, साइड में करते हो, जैसे करना है, और अकॉर्डिंगली क्या निकलता है इसमें से, साउंड वेव निकलता है। और आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे, ओ हो क्या बात है, अरिजीत सिंह समझ ही गया रहेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये गिटार एक एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। और दो, यहाँ पे दो पॉइंट को मैंने क्या किया है, रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रिंग को कनेक्ट करके रखा है या फिर सस्पेंड करके रखा है। ये पहला वाला समझ में आया क्या मुझे, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। एग्जाम में मिनिमम ये 4 मार्क के लिए आता है डेरिवेशन के साथ, इतना याद रखना आप लोग। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, खाली रिवाइज करा रहा हूँ अभी पहले 5-10 मिनट कि हम लोग ने क्या किया। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू एन लैम्डा, बताया था क्या ये? V इज इक्वल यस टू, सर। कोई मुझे बताएगा Yes, V क्या होता है? V क्या है? V क्या है? V, V मतलब वॉल्यूम है ना, V मतलब वॉल्यूम है ना, velocity. वेलोसिटी है। तो V है अपना वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्पीड किसकी है, ये स्ट्रिंग की स्पीड है या फिर वेव की स्पीड है? वेव्स। वेव की स्ट्रिंग, तो वेव की स्पीड है ये, तो स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव, ये उसकी स्पीड है। और इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप लोग को याद है क्या? लेट्स सी कितने लोग को याद है, लेट्स सी कितने लोग को याद है, कितनी वैल्यू होती है, बोलो, देखते हैं 11th में कितने पढ़ाई की। 330 के आसपास होती है मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स वैल्यू होती है। और ये एन क्या होता है, एन क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ वैसे बेसिक फॉर्मूला चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ क्या ये फ्रीक्वेंसी है, जब मैं यूज करूंगा यहाँ पे ठीक है फंडामेंटल बन जाएगा, पर अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी। और ये लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ है। ये रिलेशन मुझे मालूम होना चाहिए आगे भी। और आगे जो 2 टॉपिक कराने वाला हूँ, मतलब आज 3 टॉपिक कराने का टारगेट है मेरा, ठीक है। 2 टॉपिक इसी से रिलेटेड है, ऐसी कुछ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और एक टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है स्टेशनरी वेव का, ठीक है। स्टेशनरी वेव का हम लोग को इसमें दो चीज स्टडी करनी है, एक प्रोग्रेसिव वेव, एक स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, थोड़ा सा स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते रहेगी, उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। पहले मुझे जो चीजें सिंपल लग रही है मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये जो वेव्स फॉर्म होती है ना, ये जो वेव अगर ऐसे बनाया मैंने, ये ऐसे एक वेव बनाता हूँ मैं, जैसे वेव फॉर्म किया मैंने, आप लोग को मालूम है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव बनने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल टी, कैपिटल टी का नाम मालूम है क्या हम लोगों को? क्या नाम है कैपिटल टी का? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है। और ये जो अगर मैंने पॉइंट ओ बोल दिया ओरिजिन, ये पॉइंट बोल दिया ए, तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलूंगा मैं टाइम पीरियड के लिए? क्या लिखा है भाई? वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलूंगा, वेव लेंथ बोलूंगा मैं। फिर इसके बाद अगर ऐसी और मैंने 2 वेव और बना दी, तो यहाँ पे देखते हो रिपीटेशन बढ़ गया, यहाँ पे 1 रिपीटेशन, 2 रिपीटेशन, 3 रिपीटेशन, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन 3 है। तो यहाँ पे एक और चीज आ गई, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? ऊपर ही लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी 3 है।
मतलब फिलहाल के लिए मुझे 3 वेव्स दिख रही है, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 3। तो ये फ्रीक्वेंसी है। वैसे नंबर ऑफ वेव्स तो देखना पड़ता है, पर सेकंड भी देखना पड़ता है, तो अज्यूम कर रहा हूँ पर सेकंड 3 वेव यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम है, और ये वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस वेव के पास स्पीड भी होगी या वेलोसिटी होगी। तो मैं सिंपली वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और ये फॉर्मूले को ऑब्टेन कर लूंगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वो आनी चाहिए। अब इतना याद रखना, अभी बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो अभी, क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी तुम लोग को इतना मालूम ही होगा। जब मैं वेव मोशन स्टार्ट करूंगा, जब पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का, तब डिस्कस करूंगा। अभी मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टेशनरी वेव। देखो लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ाया था और आज जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा सब 4-4 मार्क के लिए एग्जाम में आते हैं, तो गलती से भी एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, पहले बोल दे रहा हूं मैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए बात करूंगा आप लोग के साथ स्टेशनरी वेव के बारे में। स्टेशनरी वेव क्या होता है? स्टेशनरी वेव्स, शुरुआत हम लोग डेफिनेशन से ही करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही आधा काम अपना कंप्लीट कर देगा कि स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज अ स्टेशनरी वेव? व्हाट इज अ स्टेशनरी वेव? ठीक है, और अगर मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं, एक सेकेंड रुको। ये देखो, ये एक वेव की हाइट है, ये भी वेव की हाइट है, ये भी वेव की हाइट है। ये वेव की जो हाइट होती है इसको क्या बोलते हैं? ये जो वेव की हाइट होती है इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेरी गुड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड, अब यही चीज काम आएगी हम लोगों को। स्टेशनरी वेव को डिफाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। स्टेशनरी वेव क्या होता है? स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे होता है? स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। व्हेन टू identical wave, when two identical waves traveling along the same path, when two identical waves traveling along the same path, traveling along the same path, traveling along the same path, अभी सेम पाथ पे तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेंगे, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, in opposite directions, interfere with each other, interfere with each other, interfere, interfere with each other, interfere with each other, each other, each other. When two identical waves traveling along the same path in opposite direction and interfere each other, then the resultant wave, then the resultant, then the resultant wave obtained, resultant wave obtained is known as कौन सा वेव है? ये स्टेशनरी वेव है। कौन सा वेव है? ये स्टेशनरी वेव है। देखो स्टेशनरी जो वेव लिखा है ना यहाँ पे, थोड़ा भी तुम लोग मुझे बताओ, स्टेशनरी और स्टेशनरी, ये दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है क्या? ये दोनों वर्ड में हाँ सर, क्या डिफरेंस है? स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और स्टेशनरी मतलब वो बुक्स और पेंसिल वहाँ पे मिलता है ना वो। अच्छा, एक वो बुक डिपो जैसा कुछ है जो हम लोग को, मतलब स्टेशनरी स्टोर बोल रहे हो तुम लोग? ये वाला स्टेशनरी मतलब रेस्ट, वेरी गुड, जहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है तो वो स्टेशनरी वाला मतलब रेस्ट होता है। और ये स्टेशनरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपको लिखने विखने का सामान मिलता है, बेसिकली आर्ट्स का सामान बोल सकते हो आप। स्टेशनरी बुक्स हो गई, पेन्स हो गई, वगैरह वगैरह, तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये डेफिनेशन जो लिखा है ना, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
देखो ये बोलता है कि दो आइडेंटिकल वेव होने चाहिए। आइडेंटिकल वेव का मतलब ये बोल रहे हैं कि दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो गया तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी सेम हो ही जाता है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए। इवन एम्पलीट्यूड भी सेम रखना आप लोग। एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा तो चलेगा, और रहेगा तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मेन दो चीज तो सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो वो उसका मीनिंग हो गया आइडेंटिकल वेव्स। आगे लिखा है ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ। सेम पाथ मतलब यही रास्ता, ये अगर वो रास्ता है सेम पाथ पे चलेंगे, बट लिखा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ये ऐसे चलेगा तो दूसरा वेव ऐसे चलेगा। डायरेक्शन दिखाना इंपॉर्टेंट है। लो भाई गंदा हो गया ये, ये भी खराब हो गया। ऐसे चलेगा, थोड़ा सा सही हो गया। तो डायरेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो ये सपोज करो ऐसे चल रहा है और ये वेव ऐसे आ रही है, तो अगर सोचो ये वाली वेव ने एक सेकेंड में 10 वेव बनाई, और ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और नीचे वाले की बात करता हूँ अभी, इसने भी 1 सेकेंड में 10 वेव बनाई। ये यहाँ से निकलता है 10 वेव बना रहा है 1 सेकेंड में, ये भी यहाँ से निकलता है 10 वेव बना रहा है सेकेंड में। तो जब ये सीन होगा तो एक टाइम के बाद दोनों मिलेंगे एक पॉइंट पे। देखो ना, ये वाला और ये वाला ऐसे मिल गए, मिलने के बाद देखता जो रिजल्टेंट वेव मिली वही मेरी स्टेशनरी वेव है। और स्टेशनरी वेव्स में लूप्स फॉर्म होता है। स्टेशनरी वेव्स में क्या फॉर्म होता है? लूप्स फॉर्म होता है, ये याद रखना है मुझे स्टेशनरी वेव में। तो अब इसका एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं। और स्टेशनरी वेव इसीलिए बोला क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है। जब दोनों साथ में चलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसे लगता है कोई वेव मूव ही नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि जो वेव है रेस्ट पे, लगता है एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहती है वेव। ठीक है, अप डाउन मतलब इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। चलो इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेंगे। अच्छा मतलब लिटरली अच्छा बनाना है अपने को। कहाँ से थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। हे भगवान हो भगवान, हे भगवान हो भगवान। चलो ठीक है, थोड़ा तो सही बन रहा है। क्या बात है लोकेश शेट्टी, क्या बात है, वेरी नाइस। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक वेव इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, और एक वेव इधर जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे ना मुझे 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स, उन 3 पॉइंट्स पे भी नजर डालना है अपने को, क्योंकि वो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव का तो डेफिनेशन हो गया। वो 3 कौन से पॉइंट्स है? एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। अगर मैंने नेमिंग कर दिया, सपोज करो ओ ए बी, ये जो पॉइंट ओ है और जो पॉइंट बी है दोनों सेम हाइट पे है, और ये भी तो पॉइंट ए बी सेम हाइट पे है। ये 3 पॉइंट है जो सेम हाइट पे है। अब एक काम करते हैं, इधर एक और पॉइंट लेता हूं मैं, ध्यान से देखोगे आप लोग। 2 पॉइंट और ले रहा हूं मैं, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। ये दोनों भी देख रहा हूं मैं सेम हाइट पे है, ये दोनों भी क्या है, सेम हाइट पे है। तो देखता हूँ पॉइंट ओ ए बी, ये सी डी ले लेता हूँ, सी डी। यहाँ पे एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, खाली एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? पॉइंट्स पॉइंट्स ओ कॉमा ए कॉमा बी are having they are having zero amplitude, zero amplitude, they are having zero amplitude। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड, और क्या देखा मैंने? पॉइंट्स सी एंड डी, पॉइंट्स सी एंड डी। मैं बोल सकता हूँ क्या? दे आर हैविंग, पॉइंट सी एंड डी आर हैविंग मैक्सिमम, जीरो मतलब मिनिमम लिख सकते थे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या कर रहे हो सर? अब यहाँ से एक डेफिनेशन मिलेगी एक्चुअली। किसकी डेफिनेशन मिलेगी? नोड्स की और एंटी नोड्स की। क्या बोला मैंने? क्या वर्ड बोला? नोड्स एंड एंटी नोड्स की डेफिनेशन मिलेगी। नोड्स एंड एंटी नोड्स की डेफिनेशन मिलेगी। नोड्स क्या होता है? नोड्स। तो नोड्स की डेफिनेशन लिखते हैं, द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम,
the points of the medium, the points of the medium, the points of medium, the points of the medium whose displacement, the points of the medium whose displacement is, the points of the medium whose displacement is minimum, whose displacement is minimum, is known as the points of the medium whose displacement is minimum is known as node या फिर nodes. नोड्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे. ये एक डेफिनेशन हो गया आपका. दूसरा, तो सोचो ना, अगर मेरे पास अगर मीडियम के पॉइंट्स है और उन लोग का डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, उनको नोड्स बोला, तो एंटी नोड्स को क्या बोलूं मैं? एंटी नोड्स को क्या बोलना चाहिए मुझे डेफिनेशन के हिसाब से? द पॉइंट्स ऑफ मीडियम whose displacement is maximum, whose displacement is maximum, ठीक है, is known as इसको क्या बोलेंगे? एक नोड और एक होता है एंटी नोड. यहाँ पे लिखा हुआ एंटी नोड्स. एंटी नोड्स को मैं कैपिटल ए से दिखाऊंगा. ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, हम लोग को आनी चाहिए. इसके ऊपर अभी डेरिवेशन भी आएगा. बताया मैंने पहले वाले पेज में, खाली डेफिनेशन बताया और नोड और एंटी नोड क्या होता है वो बताया. अब उसी के ऊपर डेरिवेशन है, वो सुनना. मैंने बोला इसके पहले मैंने एक जो चीज कराई, देखो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. 9:30 तक कुछ कंप्लीट करना है अपने को भी. आधा घंटा है अपने पास, 1 घंटा है. सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, सुपर पोजिशन. और अगर तुम लोग एक चीज देखोगे, वो जो डेफिनेशन में लास्ट में लिखा है इंटरफेयर ऑन ईच अदर. इंटरफेयर मतलब सुपर इम्पोज. सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. मतलब अगर ट्रो क्रेस्ट है और क्रेस्ट है, तो मैंने आपको समझाया था क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा वाला क्रेस्ट. ट्रो और ट्रो मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा वाला ट्रो. ये चीज तो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम समझाई थी. इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, और इंटरफेरेंस चैप्टर में मैं इसको फिर से समझाऊंगा. तो 3 चैप्टर में 3 डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है. 3 चैप्टर में 3 डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, तो इस चैप्टर में भी जो मैंने ऑसिलेशन में डेरिवेशन कराया था वो भी डेरिवेशन है. फिर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर में भी डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन है. तो क्या लक है तुम लोग, एक डेरिवेशन 3 चैप्टर में अलग अलग, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी. और वो कोई भी चैप्टर से उठा के दे दे, आपको सिर्फ भाषा बदलनी है और बाकी सब अपना काम हो जाएगा. आई होप एक छोटा सा ज्ञान आप लोगों को समझ में आ चुका है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नहीं, सॉरी, क्या बोला मैंने? डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. डेरिवेशन फॉर स्टेशनरी वेव. डेरिवेशन 4 मार्क का डेरिवेशन है, ध्यान से देखें. और अगर कंडीशन पूछ लिया तो 5 मार्क. डेरिवेशन ऑफ या फिर फॉर, डेरिवेशन फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सॉरी स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव तो स्टेशनरी वेव के लिए डेरिवेशन करना है. तो अभी मैंने तुम लोग के सामने एक डायग्राम बनाया था, ऐसा डायग्राम बनाया था. थोड़ा समझो, थोड़ा सा समझो बस. अभी एक काम करना पड़ेगा मुझे. ये डेरिवेशन करने से पहले ना मुझे एक चीज समझना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है. तो खाली मुझको याद करना पड़ेगा अपने को, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है. ध्यान से सुनते जाना आप लोग. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ वेव. ये हमारे डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं है. इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ अ वेव. एक वेव का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो वो कैसा दिखता है? एक वेव का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो वो कैसा दिखेगा? थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दिखता है एक्चुअली. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, ऐसा दिखता है. पर थोड़े से चेंजेस सुनना, अभी थोड़े से चेंजेस सुनना. मैंने ये वेव बनाई आप लोग के सामने, ये ऐसे. तो ये जो वेव है, ये मुझे दिखता है कि y एक्सिस में इसका एम्पलीट्यूड कम होता है और बढ़ते जाता है. मतलब y एक्सिस में ये छोटा होता है. तो ये देखो, ये नीचे जाएगा ऐसे, फिर ऊपर जाएगा ऐसे, नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा. तो ऐसे वेव फॉर्म होती है. तो y एक्सिस में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम और ज्यादा हो रहा है. बेसिकली डिस्प्लेसमेंट. ये x इसीलिए लिखा है क्योंकि ऑसिलेशन चैप्टर में तो ये x पे घूम रहा था ना, इसलिए x. यहाँ पे ये y पे होने वाला है मोशन. कहाँ पे होने वाला है? y में. इसलिए x के बदले में इधर y लिख लूंगा.
यहाँ पे ए के बदले ए ही आएगा, ए यहाँ पे बस एम्पलीट्यूड है, ये याद रखो, एंटीनोड नहीं है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ये एक छोटी सी चीज है। साइन के बदले साइन ही रहेगा, नॉट एन इश्यू। ओमेगा टी के बदले ओमेगा टी ही रहेगा, वो भी बच गए आप लोग। बस यहाँ पे प्लस के बदले मैंने दोनों लिख दिया, प्लस माइनस, और अल्फा के बदले आता है के एक्स। ये छोटी सी चीज अभी के लिए आप लोग याद करेंगे। देखो मैंने ऑलमोस्ट ना वो एनालॉजी बिठा के ये आपको दिखाया, बस अल्फा के बदले यहाँ पे के एक्स आ रहा है, तो मुझे हर एक चीज को पहले समझना पड़ेगा कौन सी चीज क्या है। जैसे ये y हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, y हमारा क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ये। a मैंने लिख दिया आपके सामने, एम्पलीट्यूड है। ओमेगा को कोई नाम बताएगा क्या मुझे, ओमेगा का कोई नाम बताएगा क्या? मैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब एक चीज सुन लेंगे हम लोग, जब जब वेव की बात आएगी, जब जब वेव की बात आएगी, ओमेगा का क्या मैंने ये फॉर्मूला देखा है, 2 पाई अपॉन टी, बोलो क्या मैंने ओमेगा का ये, यस सर। क्या मैं 1/t को f लिख लूं, मतलब 2 पाई f, f मतलब क्या होता है, सबको मालूम है, बोलो ना, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आती है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आती है, इसलिए वेव वाले चैप्टर में मैं ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी ना बोल के क्या बोलता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। ये एक छोटी सी चीज हम लोग को याद रखनी है कि मैं इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, और उसका फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि अभी वो फिर से एनालॉजी बिठाऊंगा, फिर से ध्यान से देखो। ओमेगा का मतलब मैंने लिख दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नाम वाम रख दिया मैंने उसका। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये के क्या है, के कहाँ से आया। डेरिवेशन ऐसे हमारी बुक में इस साल हटा दिया है, पिछले साल तक हुआ करता था। इनकेस अगर आपको चाहिए रहेगा लास्ट में एकदम क्लास के, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोग के सामने, वो ये है, इस इक्वेशन को याद करना। अब इसके मैं अलग अलग फॉर्म भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, पर इसको अभी अपने को याद करना है। अब ओमेगा तो लिख लिया सर, के क्या है, के का क्या नाम है, के का क्या नाम है, तो के का नाम मैं लिखता हूँ, तुम लोग पढ़ के बताओ। क्या है के का नाम? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये के का नाम है। अभी के की वैल्यू कितनी होगी? एक बात बता दूं, जो ओमेगा है वो टाइम का फंक्शन है, ओमेगा टाइम का फंक्शन है। यहाँ पे के डिस्टेंस का फंक्शन है। मतलब जैसे ओमेगा है पाई अपॉन टी, ओमेगा है 2 पाई अपॉन टी, वैसे के होता है डिस्टेंस का फंक्शन है ना। तो टाइम पीरियड के बदले क्या लिखूं यहाँ पे, डिस्टेंस के बदले। ये एनालॉजी बिठा के बता रहा हूँ मैं आप लोग को, तो आपको ऐसे याद करना है इसको, कि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी और के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको याद करना पड़ेगा अपने को, याद करना पड़ेगा, काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को याद रखनी है। के का नाम क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, के का नाम क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट। और ओमेगा का नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी मत बोलना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रही है, मुझे इस इक्वेशन में पुट करना होगा, ताकि एक जनरल इक्वेशन निकालू, और जनरल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इजीली उड़ा देंगे। चलो देखते हैं, लेट्स सी। क्या किया जाए, ओमेगा और के की वैल्यू इसमें से पुट करते हैं। ये प्लस माइनस की मैं थोड़े टाइम में बताऊंगा, सबर रखना। y की वैल्यू लिख लेते हैं, y कितना है, y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट लिख लेते हैं, ओमेगा की जगह पे लिखूंगा मैं 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा के साथ एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल टी लिख लिया, प्लस माइनस के की जगह पे क्या लिखना है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और 2 पाई के साथ क्या है, मतलब यहाँ पे के साथ क्या है, एक एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। हाँ, मतलब आपकी जो ये वेव है
कितनी दूर जा रही है। अभी यहाँ तक है तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे x इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है वहां तक हो जाए, इसके पहले भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो x डिस्प्लेसमेंट है इन x डायरेक्शन। तो अभी मुझे फिलहाल ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन दिखता है, तो मैं उसको बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो मैं उसको बाहर निकालूंगा तो y कितना हो जाएगा, a साइन 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस माइनस x बाय लैम्डा। और मैं चाहता हूं तुम लोग इस फॉर्मूले को अपने जहन में बैठा लो। इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड्स के लिए ही नहीं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आंख बंद करके सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना सिंपल भी है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये बीच में प्लस माइनस है, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी और उसके बाजू में है एक्स अपॉन लैम्डा। एक चीज है टाइम और एक चीज है डिस्टेंस, और बाहर है a sin 2 बाहर क्या है, a sin 2 एक बार मुझे चेक कर लेने दो क्या इस क्वेश्चन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल है क्या। मैं तुम लोग को समझाऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक सेकंड जरा मुझे दो, अगर इस पे हुआ तो तुम लोग का लक। मुझे याद नहीं है यार, लास्ट ईयर पढ़ाया था ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि नहीं है। जैसा कि मैंने तुम लोग को कहा था कि तुम लोग की किस्मत तो बहुत अच्छी है, तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली कितना, मतलब ये इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूंगा। पेज नंबर 156 पे सेकेंड कॉलम में क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, आगे लिख लेता हूँ मैं फिर से। मैंने बोला पेज नंबर कितना है ये, 156, पेज नंबर 156, सेकेंड कॉलम में देखना है आपको। सेकेंड कॉलम में आप क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे होगे, 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होगे आप। और यहाँ पे लिखा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब वो लोग ने क्वेश्चन दिया है कुछ, देखो y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई, तो इसके बाद ब्रैकेट में t अपॉन 0.08, फिर यहाँ पे माइनस लिखा है, -8 अपॉन, आई एम सॉरी x है वो, सॉरी x अपॉन ये है 0.8। और इन लोग ने बोला ये जो इक्वेशन, क्योंकि ये y क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। और ये लोग ने बोला ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू SI सिस्टम में दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू इन SI सिस्टम है, इन SI यूनिट, मतलब जो भी वैल्यू होगी अंदर गिवन सब SI में ही है। और इन लोग ने 3 चीज फाइंड आउट करने मुझे बोला है, 3 चीज ये लोग ने फाइंड आउट करने बोला है। A यहीं पे B लिख लेते हैं और यहीं पे C लिख लेते हैं। A क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ को मैं लैम्डा बोल देता हूँ, एम्पलीट्यूड को मैं A बोल देता हूँ, और फ्रीक्वेंसी को मैं N बोल देता हूँ। ये 3 चीज फाइंड आउट करने बोला है। और अभी मैंने आप लोग को पीछे एक फॉर्मूला लिख के दिखाया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद करने बोला मैंने। अभी देखो यहाँ पे प्लस है बीच में और माइनस भी है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली चीजें यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। तो मैं अभी ये जो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है, जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म। जैसे हम लोग 10th में कैसा करते थे, कोई इक्वेशन दिया होता था x2x² प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तुम लोग इसको किससे कंपेयर करते थे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करते थे ना। यहाँ पे भी वैसे ही कंपेयर करके चीजें निकालना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कैसा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ करना है। तो एक काम करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन तो लिख लिया है, लिखते हैं कंपेयरिंग विथ। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कंपेयरिंग विथ वो इक्वेशन याद करना है भाई आप लोग को, जितने लोगों को सब अच्छे से उसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करूंगा, y इज इक्वल टू a sin 2 ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, इससे कंपेयर करना है।
अब कंपेयर करने के टाइम पे एक प्रॉब्लम हो रही है मुझे, वो तुम लोग अभी पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। मतलब यहाँ पे मेरे पास ए है, मेरे पास ए की वैल्यू है, ऐसा सिस्टम है, मतलब एम्पलीट्यूड मीटर्स में गिवन है, ठीक है, मीटर्स में। टी है मेरे पास यहाँ पे, इन लोगों ने भी टी दिया है, इन लोगों ने लैम्डा दिया है, वो भी दिया है, सब हो गया मेरा काम ऑलमोस्ट। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे कितना है 4 पाई। जनरल में 2 पाई और क्वेश्चन जो गिवन है उसमें 4 पाई। तो क्या करूंगा मैं, और ये जो 4 पाई है जो ब्रैकेट के साथ, वो पूरा एंगल है, वो पूरा एंगल है इसका, ये याद रखना है, वो पूरी चीज एंगल में गिवन है। मैं एक काम कर सकता हूँ, 4 पाई को 2 पाई इंटू 2 लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसकी जगह पे क्या करूंगा, 2 पाई इंटू 2 लिखूंगा। ये 2 पाई को मैं बाहर ही रखूंगा ब्रैकेट के, और ये 2 को अंदर भेज दूंगा। इसके साथ भी ऊपर आएगा, इसके साथ भी ऊपर आएगा। तो ये इक्वेशन कुछ कैसे दिखेगी, अभी ऐसे दिखेगी। मैंने बोला इसके साथ कंपेयर तो करना है, पर इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लो। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, अभी मैंने तुम लोग को बताया, y इज इक्वल टू 0.2 साइन इस 4 पाई को मैंने बोला कैसे लिखना है, 2 पाई इंटू 2 बचेगा, वो 2 को अंदर लेके जाओ। जब मैं इधर 2 लिखूंगा, इससे कैंसिल करूंगा, तो ये हो जाएगा 0.04 माइनस, जब इधर भी 2 आएगा, इससे इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 0.4, आधा आधा हो जाएगा ना, 2 आएगा तो। अब ये एकदम जनरल फॉर्म के इक्वेशन में एग्जैक्टली दिख रहा है। अब अगर ये एग्जैक्टली दिख रहा है सेम सेम, तो a की जगह पे देखो कौन है यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे कंपेयर करके मैं लिख लूंगा a इज इक्वल टू 0.2। सर यूनिट क्या लिखूं, इन लोग ने बोला SI यूनिट में है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो मीटर्स में आएगा ये। इसके बाद देखो सेकंड चीज क्या दी है मुझे, कैपिटल टी की वैल्यू 0.04, कैपिटल टी की वैल्यू 0.04, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तीसरी चीज क्या गिवन है मुझे, लैम्डा की जगह पे कुछ दिया है, लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू 0.4, यूनिट क्या लिखूं, मीटर्स। अब मैं देखता हूं मुझे क्या क्या पूछा है, मैं देखता हूं मुझे क्या क्या पूछ रखा है ये लोगों ने। तो ये लोगों ने मुझे पूछा सबसे पहले लैम्डा, और लैम्डा देखो देखो लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ तो मैंने निकाल लिया, काम हो गया मेरा, सिंपल, वेवलेंथ आ गई मेरी। अब मुझे एम्पलीट्यूड पूछा है, चलो मेरा वो भी काम हो गया, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड भी आ गया अपना। लो भाई, कंपेयर करके ये काम हो गया। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, पर मेरे को फ्रीक्वेंसी पूछा। हम लोगों से पूछता है फ्रीक्वेंसी, दिया है टाइम पीरियड, तो क्या मुझे मालूम है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड के बदले कितना लिखूंगा, 0.04। अच्छा मुझे बताओ कि पॉइंट हटाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 100 तो यहाँ पे 100 से करोगे, जब इसको 100 से कर लोगे, पॉइंट हट जाएगा, सीधा 4 बचेगा, और ऊपर कितना बचेगा 100, और 4 से इसको उड़ा दोगे तो कितना आ जाएगा सीधा 25। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या मुझे 25 मालूम है, HZ होती है, तो फाइनली आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया 25 हर्ट्ज। ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंपेयर कर करके सिंपल ही होता है। और भी कुछ पूछा तो हम लोग वो भी निकाल लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन इसमें लिख देता हूँ कि देखो, जैसे ये वाला पार्ट था इसका ये वाला ए वाला पार्ट था, ये निकाल लिया, एम्पलीट्यूड है हमारा बी वाला पार्ट, वो निकाल लिया, सी वाला पार्ट भी निकाल लिया। मैं आप लोगों को सामने से पूछ रहा हूँ अभी डी वाला, मैं पूछ रहा हूँ डी वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ कि स्पीड ऑफ वेव बता दो, इस वेव की स्पीड कितनी है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा। n कितना है आपको 25 आया, और लैम्डा कितना दिखाई दे रहा है आपको 0.4, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ। देखो 25 फोर्जा होता है 100, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट पीछे कर दोगे तो हो जाएगा 10, और यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आ गया सबको, ये अपनी तरफ से दिया, डी पकड़ लो इसको। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपको कंपेयर कर करके निकालने के लिए। क्या ये चीज क्लियर है मुझे, यस हाँ सर सर। सिंपल है Yes, ना, sir. डिफिकल्ट नहीं है यार, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये। ऐसे ही कंपेयर कर करके तुम लोग को आंसर निकालना है। आगे और एक दो क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो उसमें भी हम लोग कंपेयर कर करके ही चीजें निकालेंगे, ठीक है। यस यस सर Yes, sir. चलो Yes. वेरी गुड। तो एक्चुअली मेरा मेन एम ये है कि तुम लोग ये इक्वेशन को याद करो। अभी इसका मैं अलग अलग फॉर्म भी बताऊंगा, पर पहले इसको याद कर लो आप अच्छे से। ये याद हो गया तो अपना आधा काम उधरी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं वापस से पीछे आता हूँ,
इसको रब किया जाए क्या? नहीं, चलो रब नहीं करते इसको, एक नेक्स्ट पेज बढ़ाते हैं, पेज नंबर 5, और इसके अलग अलग फॉर्म लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे अलग फॉर्म यूज करना है जो मुझे स्टेशनरी वेव में यूज करना है। लिखा स्टेशनरी वेव है पर वहाँ पे कुछ और ही है। चलो देख लेते हैं उसके अलग फॉर्म। मैं फिर से वही इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग को याद हो चुका है। फिर से वही इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग को याद हो चुका है। बोलो जरा क्या लिखूं मैं? y बोलो। equals to a sin 2pi अरे कशाला बोलतो इकडे पोस्ट करू नका काकडे देईल तेव्हा जाईल mod t ब्रैकेट में त्याच्यामध्ये अपॉन ओके ठीक है, मैंने सुन लिया। बस 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 मैं ही बोलता हूँ, तुम लोग मत बोलो, बस बस बंद कर लो अपने माइक को, कृपया करके बंद कर पैसे भरले तेव्हा दिला मी साहिल घनेकर। हाँ चलो बंद। नहीं नहीं बस ठीक है बंद रखो बंद रखो, गुस्सा मत करो। यहाँ पे लिखा है sin 2π। बाप रे, घर पे क्या ही हो रहा है, शांति। a sin 2π आगे क्या था? t अपॉन कैपिटल T प्लस माइनस लिखता हूं मैं यहाँ पे, प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा x अपॉन लैम्डा, ऐसा। अभी आप लोग के मन में आ रहा है, अभी आप लोग के मन में आ रहा है सर ये प्लस माइनस क्यों लिखा आपने, तो उसके लिए भी लिख लेता हूं मैं। प्लस साइन, पहला पॉइंट है, प्लस साइन इंडिकेट्स दैट, प्लस साइन indicates that wave is traveling, wave plus sign indicates that wave is traveling, wave is traveling along, देखो प्लस साइन का मतलब है वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फिर से बता दूं, बीच में जो पॉजिटिव साइन है उसका मतलब है कि आपकी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। नेगेटिव मतलब ऐसा, इस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, तो ऐसे टाइम पे बीच में लिखोगे आप प्लस या माइनस? प्लस, बीच में लिखोगे प्लस, नेगेटिव में जा रही है तो प्लस लिखना है। नहीं नहीं माइनस नहीं मेरे भाई, नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, बीच में प्लस लिखोगे। ये कैच नहीं है, ये मैं तुम लोग को सिखाऊंगा क्यों होता है ऐसा, बस सब्र रखना, मैं सिखाऊंगा ये भी। माइनस साइन फिर क्या इंडिकेट कर रहा होगा? माइनस साइन indicates that, पॉजिटिव डायरेक्शन। okay, minus sign indicates that wave is traveling, wave is traveling along, wave is traveling along positive x direction या फिर डायरेक्शन, मतलब ये अभी ऐसा दिखाना है मुझे आप लोग को, वेव ऐसे, और ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ। ये है नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। ये एक छोटी चीज है जो आप लोग याद रखोगे, कब पॉजिटिव यूज करना है, कब नेगेटिव यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो बीच में नेगेटिव साइन यूज करना है, और अगर बोले कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो बीच में पॉजिटिव यूज करना है। ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ, अभी वैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अब इसके अलग अलग रूप देखेंगे, इसके अलग अलग रूप देखना है। एकदम सिंपल रूप है, जैसे पहला वाला तो ऐसे ही लिख दूंगा, आपको समझ जाएगा, मेरे बिना समझाए समझ जाएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग इसको फिगर आउट कर पाते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू a sin 2π, a sin 2π, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एन टी प्लस माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो बता सकता है क्या चेंजेस किया मैंने? ये हमारा इक्वेशन 2 है, क्या बदलाव किए मैंने? फ्रीक्वेंसी ले लिया, n is equal to 1/t। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1/t, ये मैंने चेंजेस किया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो 1/t है उसको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख लिया। एक और काम कर सकते हैं हम लोग, एक और काम कर सकते हैं हम लोग। मुझे बताओ v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये तो देख लिया हम लोगों ने। यहाँ से मुझे लैम्डा कितना मिलेगा? लैम्डा को लिख लूं क्या? v अपॉन एन। अगर इस लैम्डा को v अपॉन एन लिख सकता हो तो यहाँ पे भी आप लैम्डा की प्लेस पे क्या लिख लोगे? देखो जरा, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं a sin 2π ब्रैकेट, यहाँ पे लिखोगे एन टी प्लस माइनस x अपॉन लैम्डा लिखना था, पर लैम्डा की जगह पे लिखूंगा v अपॉन एन। अपॉन एन मतलब ये ऊपर जाएगा, ये मेन इक्वेशन नहीं बना। अब यहाँ से n कॉमन ले लो और कॉमन लेके बाहर निकाल लो,
y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, n को आप कॉमन निकालोगे दोनों में से तो n बाहर, तो ये हो जाएगा t प्लस, सॉरी ये हो जाएगा t प्लस माइनस एक्स अपॉन वी। ये एक इक्वेशन हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब फोर्थ इक्वेशन भी यहाँ से बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 पाई n तो मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। क्या लिखूं 2 पाई n के बदले? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी a साइन ओमेगा ब्रैकेट t प्लस माइनस एक्स अपॉन वी। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो अगर तुम लोग को ऐसा इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, या फिर a साइन 2 पाई n लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा है या तो a t प्लस एक्स अपॉन वी, या फिर ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n, और ब्रैकेट में लिखा है t माइनस एक्स अपॉन वी। क्या समझा दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले वाले का क्या मतलब है, बीच में प्लस लिखा है तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये वाला नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो ये वाला जाना चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है वेव इक्वेशन में जो हम लोगों को समझ में आने चाहिए, तो आगे चल के हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये भी पेज क्लियर है हम लोगों को? क्योंकि अब डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि बाकी सब भी हम लोग ने देख लिया है। बाकी सब मतलब बाकी सब इक्वेशंस देख लिए, जो भी वेव के इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ना इस साल इस चीज का प्रूफ नहीं दिया है। किस चीज का सर? इस चीज का प्रूफ नहीं दिया है, सिर्फ ये वेव की इक्वेशन लिख दी है और बोल दिया ये ऐसा 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 है। ठीक है, तो मैंने भी जो भी किया उन लोगों ने, मैंने उसका प्रूफ नहीं दिया, बस मैंने ये लिख के दिखाया आप लोगों को। ये लिख के दिखाने के बाद मैंने आप लोगों को इसके अलग अलग फॉर्म बता दिए यहाँ पे, और यही कोई भी एक फॉर्म मैं आपकी जो बुक में है उस हिसाब से उसको सॉल्व करूंगा। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, अब हम लोग डेरिवेशन पे आ सकते हैं। नाउ वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर द डेरिवेशन। अब डेरिवेशन लिखते हैं यहाँ पे, स्टेशनरी वेव की बात कर रहा हूँ, डेरिवेशन। तो उसके लिए मुझे उसका वेव भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेव इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये अज्यूम कर लो यार, अज्यूम कर लो थोड़ा सा। एक वेव सपोज करता हूँ इधर जा रही है, और एक वेव सपोज करते हैं इधर जा रही है। मुझे मालूम है ये पॉइंट को नोड बोलते हैं, ये पॉइंट को भी नोड बोलते हैं, और ये पॉइंट को भी नोड बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है इसको एंटी नोड बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको एंटी नोड बोलते हैं। जस्ट सेकेंड, हाँ जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये एंटी नोड है और ये नोड है, इतना बता दिया मैंने। एक वेव इस डायरेक्शन में, एक वेव इस डायरेक्शन में। थोड़े टाइम के लिए ना, थोड़े टाइम के लिए आप ये वाली वेव को देखो जो इस डायरेक्शन में जा रही है। कौन से, राइट में जा रही है कि लेफ्ट में जा रही है? राइट। राइट। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वाला, क्योंकि ये वेव है, इस वेव के पास कुछ हाइट भी है, तो इस वेव का इक्वेशन मैं ऐसा लिखूंगा, देखो y इज इक्वल टू ए साइन। मैं कौन से फॉर्म में लिख रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। मैं ये फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, हाँ ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं इधर लिखूंगा ए साइन 2 पाई, ए साइन 2 पाई। उसके बाद ब्रैकेट में बताओ क्या लिखूं मैं? ये इक्वेशन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ए साइन 2 पाई एन टी, और बीच में प्लस आएगा कि माइनस, मैं एन टी और एक्स अपॉन लैम्डा लिख रहा हूँ। ए साइन 2 पाई और अंदर आएगा एन टी, और यहाँ पे मैं एक्स अपॉन लैम्डा लिख रहा हूँ। बीच में प्लस आएगा कि माइनस? राइट में जब वेव आती है तो प्लस या माइनस? माइनस आएगा। अरे 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 देवा रे देवा, कौन बोल रही है प्लस? कौन है यार, कौन है वो नामाकूल? कौन है वो नामाकूल, बताओ। सर। वेरी गुड बेटा।
एक सेकेंड रुको, हाँ एक ओके सॉरी, आई एम बैक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बार बार ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी। एक चीज सुनना, ये जो वेव राइट में जा रही है ना, राइट में, मैंने इसको y1 बोल दिया। इसको कौन सी वेव बोल दिया मैंने? y1। इन लोगों को बिजनेस करना होता है मेरे घर में आके, बेवकूफ कहीं के। ये माइक ऑन करता हूं, रुको। लॉल माइक ऑन ही है। लो भाई, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के मैंने। ओके सॉरी, ये मैंने y1 लिखा है और बीच में माइनस का साइन है। माइनस का साइन है मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं नेगेटिव x डायरेक्शन। और अभी मैंने ये बारे में तो समझा दिया आप लोगों को। और दूसरी वेव के बारे में लिख लेते हैं, चलो। दूसरी वेव y2 इज इक्वल टू क्या लिखो बताओ? a साइन 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। थोड़ा एक चीज बस इधर ऑब्जर्व ये करना है कि मैंने खाली y1 y2 लिखा ना, एम्पलीट्यूड बदला ना, फ्रीक्वेंसी बदली ना, वेवलेंथ बदला। क्यों सर? बोथ वेव्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। बोथ वेव्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा है और ये माइनस में लिखना था मुझे, ये माइनस में लिखना है मुझे। तो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब ही यही होता है। हाँ, आइडेंटिकल का मतलब ही यही होता है। आइडेंटिकल का मतलब ही यही होता है। क्या होता है आइडेंटिकल का? आइडेंटिकल का मतलब कि सबका वेवलेंथ सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड भी ले लेना जाओ सेम। तो अभी वेक्टर रूल क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर के हिसाब से ऐड करेंगे। कैसे मतलब? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो कैपिटल Y, मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐसा एरो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो अभी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा अपने को ऐड। तो ऐड करने के लिए अभी कैपिटल Y कितना आ जाएगा? y1 की वैल्यू कितनी है? ये a साइन। अच्छा देखो ना अभी, क्योंकि अभी मैं मुझे दोनों को ऐड करना है, मतलब इस वाले को और इस वाले को ऐड करना है। दोनों में एक चीज कॉमन दिखती है मुझे, वो है a। a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा? साइन 2 पाई, यहाँ बचेगा एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, और बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई। इधर क्या आएगा? एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा, ऐसा कुछ। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अभी ना ये थोड़ा मुझे ना किस चीज के हिसाब से दिख रहा है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्या पता ना, आपने लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आप लोग को, नहीं बताया था यहाँ पे। साइन सी प्लस साइन डी जैसा दिख रहा है क्या हम लोग को? साइन ए प्लस साइन बी। साइन सी प्लस डी या साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। क्या ये चीज देखी हुई है? हाँ तो ये फॉर्मूला मुझे यूज हाँ करना है। सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला अभी मैं ऊपर यूज करने वाला हूँ। तो ऊपर यूज करेंगे तो देखो कैपिटल Y क्या मिलेगा? ए एज इट इज रहेगा। फॉर्मूला है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब एंगल्स को ऐड करना है, इस एंगल को और इस एंगल को। तो ये एंगल जब मैं ऐड करूंगा 2 पाई तो फिर भी कॉमन है, वो तो अभी भी बाहर ही आ रहा है। पर ब्रैकेट में क्या बचेगा? सी प्लस डी बाई 2। और जब मैं सी प्लस डी करूंगा, सी प्लस डी करूंगा तो ये माइनस ये प्लस कैंसल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों कैंसिल हो गए तो एंटी एंटी बचेंगे। सी प्लस डी मतलब एंटी एंटी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एन इंटू टी और अपॉन 2 करना है। ये पहला आ गया, ये पहला आया, ठीक है। मैंने एंगल्स को ऐड किया, फिर से बता दूं, यहाँ पे जो एंगल मुझे दिखाई दे रहा है वो पूरा है ये अपना सी है, हाँ, और अपना डी ये है। तो जब आप सी और डी को ऐड करोगे और ये सी प्लस डी अपॉन 2 करोगे तो आपको ये ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये पहली चीज हो गई आपकी। सर वो 2 को कैंसिल करो ना। हाँ ये भी हो जाएगा, रुक जाओ, ये भी करेंगे हम लोग। ये लो इसको उड़ा देते हैं। अब इसके बाद कॉज वाला टर्म देखो, कॉज वाला क्या होगा?
यहाँ पे इनटू में, हाँ इनटू में कॉस आएगा, कॉस, फिर से जब मैं दोनों को माइनस करूंगा c माइनस डी, 2 पाई तो अभी भी कॉमन है। अब ब्रैकेट में देखते हैं बचा क्या है, सुन लो। जब मैं इसको माइनस करूंगा ना c माइनस डी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस से ये प्लस कैंसिल होगा, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ 2 टाइम्स, मतलब माइनस 2 टाइम्स x अपॉन लैम्डा, और अपॉन में 2 है तो एक 2 यहाँ भी आएगा, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये इक्वेशन दिखाई कैसे देगा, देखते हैं। देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देगा, पहले इसको कैसे दिखाई देगा वो लिख लेते हैं। ये दिखाई देगा y इज इक्वल टू, अभी सब मल्टीप्लीकेशन में ही है तो 2 और a को साथ में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। साइन के बाद यहाँ पे बचा है 2 पाई, उसके साथ बचा है अंदर n इंटू टी, ठीक है ये बचा है, और इंटू कॉस के साथ क्या बचा है, कॉस के पास बचा है ऐसा कुछ माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा, ये बचा है मेरे पास। क्या इतना सब देख पा रहे हैं? जो जो बचा है मैंने वही लिखा है खाली। क्या ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है? बोलो। y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई n इंटू टी, और यहाँ पे आएगा cos, यहाँ पे क्या था किसी को याद है क्या? 2 पाई x अपॉन -2x बाय लैम्बडा। पाई भूल गई लड़की, वेरी नाइस। चलो ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, वेरी नाइस, ट्राई किया लड़की ने, नाइस। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किसको ये फॉर्मूला आता है, आता है इन द सेंस याद है, मतलब क्या मुझे ये चीज मालूम है क्या, कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है? बोलो। बोलने का तात्पर्य ये है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस बाहर जाता है तो हो जाता है माइनस साइन थीटा। सिर्फ कॉज और सेक ही ऐसे दो लोग हैं जिनके पास अगर अंदर माइनस है तो मैं पॉजिटिव भी लिख दूंगा तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ भी तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ये माइनस हटा सकता हूँ मैं, तो y क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा 2a, मैं कॉस वाले टर्म को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि उसका मुझे कुछ काम है, कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्डा और लास्ट में बचा है साइन 2 पाई n इंटू टी, ये चीज बची है। अभी देखो जो मेरा इक्वेशन में स्टार्ट करता हूँ, कैसे स्टार्ट करता हूँ, a साइन 2 पाई, a साइन 2 पाई ओमेगा टी प्लस एल्फा, ऐसा कुछ इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली जो मुझे मेरा आंसर चाहिए होता है, मुझे जो मेरा आंसर चाहिए होता है वो भी इस फॉर्म में ही चाहिए होता है। इस फॉर्म में एक मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है मेरे पास, साइन के साथ जो भी टर्म बच गया वो एम्पलीट्यूड होता है, साइन के साथ जो भी टर्म बच गया वो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पे मैं अजम्पशन यही लेने वाला हूँ, और क्योंकि वो रिजल्टेंट दो वेव का, ये जो कैपिटल वेव आ रहा है मुझे, ये कैपिटल वाई, अच्छा मेरे को जो स्मॉल वाई नहीं लिखना चाहिए था, मेरी गलती है, एक सेकंड रुक जाओ यार, इधर मुझे कैपिटल वाई लिखना चाहिए, ये होगा आपका कैपिटल वाई, क्या होगा ये कैपिटल वाई। तो ये जो कैपिटल वाई है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, सॉरी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो चीज बची है इसको मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा, मतलब इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट कैपिटल आर इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अब ये चीज को जब आप इसमें पुट कर लोगे तो आपको जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जो आपको इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी y इज इक्वल टू, ये पूरे के प्लेस पे आपने लिख लिया r, ठीक है, तो और बचा क्या है उसके साथ 2 पाई, अच्छा 2 पाई n को मैं सीधा ओमेगा लिख लेता हूँ और ये हो जाता है t, बस ये है हमारा फाइनल उत्तर। सर ये उत्तर आने का कुछ मीनिंग है क्या? हाँ मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि हमने वेव की शुरुआत किससे की थी, इस वेव से शुरुआत की थी, मतलब इस वेव से शुरुआत की थी, जब दोनों कंबाइन हो गए, अभी भी वेव का नेचर नहीं बदला, बस दोनों कंबाइन हो चुके हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड अब क्या हो चुका है, कैपिटल आर हो चुका है। पहले हो सकता है ये A1 हो और ये क्या हो A2 हो, अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कैपिटल आर है, और कैपिटल आर के अंदर ये पूरा टर्म है, और जो पूरा टर्म है मैं आपको बता दूं इसी के साथ खेलना है अभी हम लोग को, अभी इसी के साथ खेलेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, यही है मेन कल्प्रिट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन शो क्या करता है, ये इक्वेशन क्या शो करता है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हिच गिव्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ओहो क्या फटाफट बोल दिया मैंने, क्या बोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन
ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये इक्वेशन किसका है? स्टेशनरी वेव का है। जो क्या दे रहा है हम लोग को, which gives resultant displacement, which gives resultant displacement, ये resultant displacement भी दे रहा है due to two simple harmonic progressive wave, due to two simple harmonic प्रोग्रेसिव वेव। सबसे स्टार्ट में ही है ये चैप्टर के, वो मैं आपको ये सब खत्म होने के बाद समझाऊंगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। तो इसको अभी के लिए फिलहाल के लिए एक वर्ड याद रखो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो ये मुझे कुछ ऐसा उत्तर आ गया। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कर लोगे डेरिवेशन, 3 मार्क आपकी जेब में। पर क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी आता है, तो 5 मार्क के लिए क्या करना है? तो मुझे नोड और एंटीनोड की कंडीशन चाहिए, तो उसको भी स्टडी कर लेते हैं। ये लास्ट चीज है आज का टॉपिक, 15 मिनट है, शायद 15 मिनट में हो गया तो बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं अभी नोड और एंटीनोड के बारे में, ठीक है। नोड और एंटीनोड, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं नोड की डेफिनेशन बता दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे नोड की डेफिनेशन तो नहीं लिखने वाला मैं, पहले बता दिया मैंने नोड की डेफिनेशन। तो वही नोड की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखनी होती है, तो यहाँ पे आप लोग नोड की डेफिनेशन लिख लेना। अब मुझे बताओगे नोड पे, मतलब अगर मैंने ये वेव बनाया तुम लोग के सामने ऐसा, ये नोड मुझे यहाँ दिखता है, नोड मुझे यहाँ दिखता है, नोड मुझे यहाँ दिखता है, ये सब नोड्स है। नोड पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है बता दो? नोड पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? 0 दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। इसको पॉइंट नंबर, एक काम करता हूँ, जो पीछे भी एक पेज है, इसको पॉइंट नंबर 1 ले लेता हूँ, सपोज करो 1 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको पॉइंट नंबर 1 ले लिया और इसको पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं। तो फायदा क्या होगा इससे? ये आर की वैल्यू है 0 और पीछे आर की वैल्यू कितनी थी? पीछे आर की वैल्यू थी 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये 2a इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये तो 0 ही होने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अब मैं काम करता हूँ, इस cos 2 पाई को इधर लिख लेता हूँ, cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अब आप लोग को मुझे बताने की cos की कब वैल्यू 0 आती है? cos 0 कब आता है आपको? cos 0 कब आता है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, याद करो। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, सही बोल रहा हूँ मैं? मैंने तुम लोग को ये चीज समझाई थी ऑसिलेशन में, जैसे tan यहाँ पे लिखा है, सपोज करो 1045, रुको थम जाओ, ठहर जाओ। यहाँ पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे लिखा है 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब आप थीटा को 45 फुट कर दोगे। तो यहाँ पे cos की वैल्यू 0 कब होगी? जब cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। तो सिर्फ π/2 पे पर 0 नहीं होता, थोड़ा समझो अभी इसके ग्राफ को। देखो ये कहाँ पे cos की वैल्यू 0 दिखाई देती है? अभी मैंने cos 90 तो लिख दिया है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 90 ना, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब देखो ये वेव ऐसे चालू होगी, यहाँ से हुई होगी, ये 0 ये 90, ठीक है, ये 0 ये 90, याद रखना। ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? पर मेरा ओरिजिन ना इसको मान के चलता हूँ जब भी ग्राफ बनाता हूँ, तो ये 0 वाली लाइन होती है और ये 90 वाली लाइन होती है। तो इस 90 पे मेरा आंसर 0 आ रहा है, 90 पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम 0 कब आएगा? जब उसमें 180 ऐड करूंगा। नेक्स्ट टाइम 0 कब आएगा? जब उसमें 180 ऐड करूंगा। नेक्स्ट टाइम 0 कब आएगा? जब उसमें 180 ऐड करूंगा। ये क्या है? ये प्रोटेक्टर जैसा नहीं दिख रहा है? तो 180 ऐड किया तो 0 आना चाहिए, 180 ऐड किया तो 0 आना चाहिए। देखो बार बार 180 ऐड करूंगा तो 0 आएगा। तो 0 की वैल्यू मतलब cos 0, मतलब cos की कोई एंगल चाहिए मुझे जो आंसर हमेशा 0 दे, तो सिर्फ cos 90 नहीं होता, इसमें 180 ऐड करो तो 3π/2 आएगा। फिर से 180 ऐड करो,
5 π/2 आएगा, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। पर वो जो डॉट 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 है लास्ट में, मेरे को फाइनल आंसर चाहिए, कुछ ना कुछ तो मुझे फाइनल आंसर चाहिए, कुछ एन वेन के टर्म्स में, ठीक है। तो एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2p+1 टाइम्स पाई लिख लेते हैं। पाई लिख लो, π/2 लिख लेता हूँ, π/2। मतलब समझने की कोशिश करो, अभी 2p+1 लिखा है मैंने ये, और यहाँ पे π/2 लिखा है। जैसे मैं p को 0 पुट कर लेता हूँ, p को 0, तो p 0 लिखूंगा, पूरा टर्म 0, तो पहला आंसर आया मुझे π/2। देखो π/2 आ रहा है, π/2। p को 1 पुट करके देखते हैं, p को 1, तो 1 2 2, 2 + 1 3, 3 π/2 आया आंसर, 3 π/2 आया। अब p को 2 पुट करो, 2 2 4 + 1, 5 π/2 आएगा। देखो सब आंसर आते जाएगा, मतलब मेरा जनरल जो मैंने लिखा है ना फॉर्मूला, वो करेक्ट है। जनरल फॉर्मूला मेरा क्या है, करेक्ट है ये, ठीक है। तो अगर ये करेक्ट है तो आप इस कॉस से कॉस को उड़ा सकते हो। यहाँ पे बचा है 2πx, यहाँ पे बचा है 2πx अपॉन लैम्डा। सर यहाँ पे क्या लिखूं, ये पूरा लिखूं क्या? नहीं, ये जनरल लिख दोगे तो काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे लिख लो 2p+1 टाइम्स π/2। यहाँ पे आपको बस बताना पड़ेगा p स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी बता दो p1 0 से चालू हो रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ से कुछ और अभी भी कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है मुझे, जो है पाई। यहाँ पे बचा है 2x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2p+1 अपॉन 2। मेरा मेन एम क्या है, क्या निकालना है मुझे? मेरा मेन एम क्या है, मुझे नोड का ना वैल्यू निकालना है, नोड। तो मुझे लैम्डा चाहिए एक्चुअली। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x। सॉरी, मुझे वेवलेंथ नहीं चाहिए, सॉरी माय बैड। मुझे ना x चाहिए, x वो डिस्टेंस है, x चाहिए, x वो डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एंटी नोड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सॉरी, मैं नोड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, सॉरी। x वो डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे नोड का पोजीशन मिलेगा। तो x निकालने के लिए क्या करोगे, लैम्डा को इधर भेज दो, 2p+1 टाइम्स लैम्डा अपॉन 2 को नीचे भेज दो, λ/4। हर λ/4 डिस्टेंस पे मुझे क्या मिलना चाहिए एक्चुअली, हर λ/4 डिस्टेंस पे मुझे क्या मिलना चाहिए, पोजीशन ऑफ एंटी नोड है ये क्या है, x क्या है, एंटी नोड क्यों बोल रहा हूँ मैं, माय बैड। इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ नोड। अभी निकाल के दिखाता हूँ, देखो कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा। अभी मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि 0 से पुट करके मुझे आंसर निकालना है। तो पहले आप जब 0 पुट करोगे तो पहला आंसर तो λ/4 आएगा। पहला आंसर कितना आएगा, λ/4, मतलब λ/4 पे आपको नोड मिलेगा, λ/4 पे आपको नोड मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे मैं 0 के बाद 1 पुट करता हूँ, तो 1 2 2 + 1 3, तो 3 λ/4 पे मिलेगा। नेक्स्ट 3 λ/4। अब बाद में पुट करने की जरूरत नहीं, ये 1 है, ये 3 है, तो इसके बाद कितना आएगा, 5 λ/4, फिर 7 λ/4 एंड डॉट 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 डॉट, ये आएगा आपको 2p+1 टाइम्स λ/4। तुम लोग अगर अब ये बोल रहे हो कि सर इस डायग्राम में मुझे तो 0 पे ही नोड मिल रहा है, आप तो बोल रहे हो λ/4 पे मिलेगा, यहाँ पे 0 पे मिल रहा है और आप बोल रहे हो ऐसे मिलेगा। तो इस डायग्राम को, क्योंकि मैंने इस डायग्राम को मैंने 0 से चालू किया है ना, 0 से चालू किया है, इसीलिए आप क्या करोगे यहाँ पे, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, जैसा आपकी बुक में लिखा है। तो जो बुक में डेरिवेशन है वो इस हिसाब से है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे कॉज वाला टर्म है ना, कॉज वाला, इसलिए वेव आपको कॉज वाले ही उससे चालू करना पड़ेगा, मतलब ऐसे। ध्यान से देखोगे आप लोग कैसे वेव को चालू करना है, ऐसे चालू करना है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कुछ? ये ऐसे चालू करना है आप लोग को। तो अभी आपको मालूम पड़ गया है कि देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, नोड मिल रहा है, नोड और नोड, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4, λ/4 हो जाएगा भाई ये डिस्टेंस। ये सोचना मत ये λ/2 है। फिर से याद दिलाता हूँ, देखो ये ग्राफ कैसा है, कॉस का ऐसा है ना, तो ये पूरी एक वेव हो गई, ये आधी वेव हो गई, और ये 1/4 हो गई, 1/4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक λ/4 होगा। कंफ्यूज ना होना, इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए आपको λ/4 से शुरुआत करना है। तो ये हो गया आपका जो डिस्कशन हुआ, ये पूरा ये नोड के बारे में था। अब एंटी नोड की बात करते हैं, एंटी नोड के लिए कैसे निकालूंगा मैं, लास्ट चीज है ये आज की, एंटी नोड। तो एंटी नोड के लिए मुझे मालूम है
आर का वैल्यू कितना लिखूं मैं, पहला मेरा क्वेश्चन ये आता है। एंटी नोड के लिए कितनी वैल्यू लिखूं? देखो जहाँ मैक्सिमम मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो एंटी नोड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है ये प्लस ए भी है और माइनस ए भी है, प्लस ए भी है और माइनस ए भी है। तो इसलिए ये लोग ने बोला कि आप जो वैल्यू लिखने वाले हो एंटी नोड की, प्लस माइनस 2a लिखना। ए और ए कितना होता है 2a, ए और ए कितना होता है 2a, प्लस 2a लिखोगे इसका मतलब ऊपर वाले ले रहे हो आप लोग एम्पलीट्यूड, मतलब एंटी नोड, माइनस 2a मतलब नीचे वाले ले रहे हो, तो कोई भी ले सकते हो आप एक वेव के अंदर। तो ये आर की वैल्यू है फॉर एंटी नोड। अभी एंटी नोड के लिए कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड के लिए कंडीशन कर रहे हैं अभी हम लोग। आर की एक वैल्यू ये है और पीछे का आर की वैल्यू क्या थी याद करो, 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसको और इसको क्या कर लोगे, इक्वेट कर लोगे। सपोज करो इसको स्मॉल ए बोल दिया, इसको मैंने स्मॉल बी बोल दिया, इक्वेटिंग ए एंड बी, इक्वेटिंग ए एंड बी, ए एंड बी। तो अब अगर मैं अभी इसको इक्वेट करने जाऊं, इक्वेट करने के बाद देखो इधर आएगा प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a cos, क्योंकि देखो ना दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अब ये तो ये कैंसिल होगा, तो इधर वापस से जीरो नहीं आएगा क्या, सोचो जीरो आएगा ना, बोलो। लोग रुक जाते, सोचते हैं, फिर से घपला कर रहे सर, जीरो तो नहीं आएगा, 1 आएगा बच्चों, 1 आएगा, प्लस माइनस 1। अरे 2 1 जा 2 होता है ना, तो 1 ही तो आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचेगा, cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा ऐसे लिखता हूँ मैं, ऐसे इसको अच्छे से, cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। थोड़े टाइम के लिए बस ये बता दो मुझे कि cos की वैल्यू 1 कब आती है, cos की वैल्यू cos 0, तो सिर्फ 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो cos को ऐसे ही लिखूंगा मैं, cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तुम लोग ने बोला cos की वैल्यू 1 आती है cos 0 पे, cos 0 डिग्री पे, तो 0 लिख दिया मैंने। पर ये सिर्फ प्लस नहीं है, माइनस भी है। तो जो ग्राफ था पीछे, पीछे जो ग्राफ है अपने पास, देखो cos की वैल्यू 1 इधर भी आती है और फिर इसके बाद इधर भी आती है और फिर इधर भी आती है। तो फिर से ये जो डिस्टेंस है वो देखो, मैंने जो वेव बनाई है देखो प्रोटेक्टर जैसा दिख रहा है, मतलब ये फिर से 180 डिग्री का क्या डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, 180 डिग्री का। मतलब 0 में 180 डिग्री ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये पाई, इसमें ऐड करो 2 पाई, इसमें ऐड करो 3 पाई, डॉट 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 डॉट, सीधा कितना कर दोगे, पी पाई। पर इस बार पी कहाँ से चालू हो रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब हर 180 डिग्री के डिस्टेंस पे आपको ये वैल्यू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऐसे मिलेगी, 1 मिलेगी माइनस 1 मिलेगी, 1 माइनस 1 1, फिर इसके बाद देखो माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ऐसे वेव मिलते जाएगी आपको हर 180 डिग्री के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर ये 180 डिग्री पे डिस्टेंस पे मिलेगा तो मैंने ये लिख दिया, cos से cos को उड़ा दो तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ जनरल फॉर्मूला लिखना है, दैट इज पी पाई, पी पाई। पाई से पाई को उड़ा दोगे आप तो आपको यहाँ से x निकालना है, सीधा बता दो ना x कितना आएगा, p टाइम्स लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, p टाइम्स लैम्डा बाय 2। और थोड़ा अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करना, अब मैं p की वैल्यू पुट करूंगा तो आपको x भी आते जाएगा। p की वैल्यू मुझे 0 से पुट करनी है, 0 पुट करूंगा तो 0 पे ही आपको एक एंटी नोड दिखाई देगा, क्योंकि पूरी कंडीशन में एंटी नोड पे कर रहा हूँ तो 0 पे एक एंटी नोड दिखाई देगा, फिर लैम्डा बाय 2 पे दिखाई देगा, फिर लैम्डा पे दिखाई देगा, फिर 3 लैम्डा बाय 2 पे दिखाई देगा, 3 लैम्डा बाय 2 पे दिखाई देगा, 3 लैम्डा बाय 2 पे दिखाई देगा, फिर 2 लैम्डा पे दिखाई देगा एंड सो ऑन, लास्ट में ये p लैम्डा बाय 2 पे दिखाई देगा। तो ये जनरल है, ये इसका जनरल इक्वेशन है। तो आपको एक्चुअली बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप स्टेशनरी वेव का इक्वेशन फॉर्म करो और या तो नोड या तो एंटी नोड किसी एक का कंडीशन बताओ। तो पूरा अगर कंडीशन बताते हो आप तो आपको पूरे 5 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। नोड, एंटी नोड और स्टेशनरी वेव, तीनों तीनों ही तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा
इम्पॉर्टेंट है। क्या सबको ये चीज समझ में आ चुकी है? एवरीवन, कोई है जिसको कुछ चीज नहीं समझ में आई तो अभी पूछ लो यार, कोई भी है तो पूछ लो अभी। ये डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, एक बार और बता दो ना नोट्स वाला। एक सेकंड बताता हूँ। डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ध्यान से देख लो फिर, एक और सेकेंड रुको। नोड वाला बताओ कि एंटी नोड वाला? ये वाला? नहीं सर, एंटी नोट्स वाला। एंटी नोड वाला। अभी देखो, एंटी नोड के लिए आपको कंडीशन याद रखनी कि इसकी वैल्यू कितनी है, +-2a। कितनी है? +-2a। ए मतलब एम्पलीट्यूड है ना, ए मतलब क्या है अपना? एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड कितना है? +a। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कितना है? +a। अगर मैं सिर्फ एक वेव बनाता हूँ ऐसे, मतलब थोड़ा इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ऐसे बनाता हूँ अगर मैं इसको ऐसा, तो एक ए ये है, एक ए ये है, ए और ए कितना हो गया? 2a। एक ये माइनस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा? -2a। तो एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए इन लोगों ने प्लस और माइनस लिया है। एंटी नोड की बात कर रहा हूँ, एंटी नोड की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इन लोगों ने क्या लिया यहाँ पे? +-2a। यहाँ पे +-2a। और ये आर का वैल्यू तो पीछे ही लिखा है मैंने, देखो आर का वैल्यू तो यहीं से उठाया, 2a टाइम्स cos 2πx अपॉन लैम्डा, 2a टाइम्स cos 2πx अपॉन लैम्डा। तो ये भी आर की वैल्यू है, ये भी आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में ये है और ये इसका राइट हैंड साइड ये है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये 2a और 2a कैंसिल हो जाता है, और जब ये 2a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे तो सिर्फ +-1 बचेगा। तो खाली अब मैंने इसको इस साइड लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में, और इसको इस साइड लिख लिया, तो खाली साइड चेंज कर दिया। अब आपको ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस वाला टर्म है, तो आप मुझे ये सोच के बताओगे कॉस की कौन सी वैल्यू 1 आती है? तो कॉस 0 भी 1 आ जाती है, पर उसके बाद कॉस की कौन सी वैल्यू? -1 आती है, फिर पाई पे ये -1 हो जाती है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ऐसे जाते जाएगा। तो अभी जनरल फॉर्मूला पी पाई कैसे बनाया मैंने? तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे पाई का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे पाई का कोएफिशिएंट 3 है, मतलब पाई तो कांस्टेंट है, नंबर आगे क्या बढ़ते जा रहा है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सीधा मैंने पी पाई कर दिया, पी पाई पी पाई, और बता दिया कि पी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 ऐसा चालू होगी। तो पूरा लिखने से अच्छा है, कॉस को कैंसिल कर दिया, पूरा लिखने से अच्छा आप लोग पी पाई लिख लोगे। यहाँ पे पी पाई लिखने के बाद पाई से पाई को उड़ा दोगे, और यहाँ से मुझे एक्स निकालना है, तो लैम्डा को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, पी लैम्डा और 2 को डिवाइड कर दिया, तो जगह पी लैम्डा अपॉन 2, पी लैम्डा अपॉन 2 ये आ जाएगा हमारा। बस अभी मैंने पी की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दिया, तो वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पे तो 0 1 2 3, 0 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा टोटल। लो भाई 0 हो गया। जब 1 पुट करोगे पी की जगह पे, पी की जगह पे पुट करोगे 1, तो 1 पुट करोगे तो 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2, मतलब सिर्फ लैम्डा बाय 2। अब 2 पुट कर लो यहाँ पे, 2 पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा, तो लिख दिया लैम्डा। बस अब मैंने देख लिया यहाँ पे लैम्डा बाय 2 का ही तो डिफरेंस है सब में, मतलब हर लैम्डा बाय 2 के डिफरेंस पे आपको एक एंटी नोड मिलेगा। यहाँ पे पर ध्यान से देखोगे, इसका इसका डिफरेंस ले लोगे, इसका डिफरेंस ले लोगे, तो ये भी आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे लिख लूं क्या मैं? यहाँ पे लिख लूं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एट एवरी lambda by 2 distance, either we get an antinode और नोड। पहली बात ये, ठीक है, ये पहला हैशटैग पॉइंट नंबर 1। हैशटैग पॉइंट नंबर 2 क्या है? हैशटैग पॉइंट नंबर 2 ये है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू ये लैम्डा बाय 4 आएगा, ये आप लोग हमेशा याद रखोगे। कितना आएगा ये? लैम्डा बाय 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मैं वो भी समझा देता हूँ, सुन लो, वो भी मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ कैसे। ये वेव बनाया मैंने, ये मैंने एक वेव बनाया ऐसे, मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है?
यहाँ से लेके यहाँ तक। लैम्बडा ये लैम और ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लैम्बडा बाय लैम्बडा बाय 2 ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और अगर मैंने इतना कर दिया, ये इतना, ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा बाय 4। लैम्डा बाय 4। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लूप बना देता हूँ, मतलब स्टेशनरी वेव बना देता हूँ मैं इसको। ये बना दिया स्टेशनरी वेव। यहाँ पे नोड है कि एंटी नोड है, ये पॉइंट, ये नोड है। इस पॉइंट पे क्या है, एंटी नोड। एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आया, लैम्बडा बाय 4 लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4, यही तो समझा रहा था मैं। और ये निकालने का तरीका भी कैसा है, देखो नोड का वैल्यू कितना है, लैम्डा बाय 4, ठीक है। नोड का वैल्यू लैम्डा बाय 4 और एंटी नोड का वैल्यू कितना है, 0। या तो दोनों के पहले पहले टर्म को माइनस कर दो, या तो दूसरे दूसरे को माइनस करना है वो कर लो। जैसे यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, 3 लैम्डा बाय 4 है। यहाँ पे दूसरा टर्म 3 लैम्डा बाय 4 और यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, सिर्फ लैम्डा बाय 2। तो वो भी देख लेते हैं, देखो माइनस करके देखते हैं। एक है 3 लैम्डा बाय 4 और एक है लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 3 लैम्डा बाय 4 बड़ा है कि लैम्डा बाय 2 बड़ा है, जो बड़ा है उसको ही माइनस करना है। ये वाला बड़ा है, इसको अभी एक काम करते हैं, अभी इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 3 लैम्डा बाय 4 बड़ा है क्या, बड़ा है ना, नो सर, लैम्बडा बाय 2। लैम्डा बाय 2 बड़ा है, अरे बाप रे। नो नो नो, ये 75 है और ये 50 है परसेंटेज में, 3 लैम्बडा बाय 4। लैम्डा बाय 4। अब एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है तो माइनस ही तो करना पड़ेगा ना। तो माइनस करूंगा अगर मैं, तो इसको डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये 4 है तो इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 4 हो गया, 4 हो गया, वन टाइम लिख लो। ये 3 लैम्डा है और ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा है। माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, लैम्बडा बाय 4। ऐसे करना है आप लोग को। और ये लैम्डा बाय 4 क्या है, हर लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे मुझे क्या मिलेगा, जो मैंने पिछले वाले स्टेटमेंट में लिखा, एट एवरी लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस लिखा है क्या मैंने, मेरी गलती, मुझे 4 लिखना था। एट एवरी लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस, 4 अच्छा, हर लैम्डा बाय 4 पे इधर हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक एंटी नोड मिलेगा या फिर एक नोड मिलेगा, है ना। देख लो, यहाँ पे नोड है, अब लैम्डा बाय 4 पे जाऊंगा, एंटी नोड, और लैम्डा बाय 4 पे गया नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। तो हर लैम्डा बाय 4 पे क्या मिलेगा, एंटी नोड। पर सॉरी, हर लैम्डा बाय 4 पे क्या मिलेगा, नोड या एंटी नोड। पर अगर मुझे एक नोड है, दूसरा नोड चाहिए, तो फिर लैम्डा बाय 2 चलना पड़ेगा। एक एंटी नोड है, दूसरा एंटी नोड पे जाना है, फिर भी लैम्डा बाय 2 चलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो मुझे याद रखनी है।